प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। हम अभी तक मिनरल न्यूट्रिशन से संबंधित 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारा ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो माइक्रो एलिमेंट से रिलेटेड है। माइक्रो एलिमेंट के अंतर्गत हमने पढ़ लिया जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि प्रकार के। इसी संदर्भ में आज का जो एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलिब्डेनम। क्या क्या पढ़ेंगे हम? इस मोलिब्डेनम का सोर्स क्या है, इस तत्व का कार्य क्या है, इससे न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या होता है, सामान्यतः पादपों में होने वाले रोग कौन से हैं, और यदि मोलिब्डेनम की मृदा में कमी हो जाती है तो इसका उपचार कैसे किया जाए, या मृदा में मोलिब्डेनम की कमी होने पर किसका उपचार किया जाए, क्या किया जाए कि पादप को मोलिब्डेनम सामान्य रूप से प्राप्त होता रहे। जैसा कि अन्य तत्व मृदा से प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से मोलिब्डेनम भी पादपों को मृदा से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये मृदा के साथ साथ पादप में भी बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जैसी पर्ण पतझड़ के साथ में गिर जाती है, उस समय इनके विघटन के द्वारा मिट्टी के अंतर्गत मोलिब्डेनम मिल करके रिसाइकिल होने की संभावना कम होती है। फिर भी जहाँ पे खनिज तेल सबसे अधिक निकाला जाता है, उसके आसपास की मृदा और कोयले की राख में मोलिब्डेनम की सांद्रता हमेशा उच्च होती है। इस तत्व का पादप में कार्य क्या है? कार्य की जब विवेचना करते हैं तो हमें पाते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान सामान्यतः लेग्यूम की रूट नोड्स के अंदर डेवलप होता है, और ये एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन करता है, और इसके पश्चात इसकी अपचेंज के द्वारा अमोनिया या अमोनियम बढ़ता है। तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। मोलिब्डेनम इसी एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। मोलिब्डेनम के अभाव में नाइट्रेट रिडक्टेज का संश्लेषण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त फॉस्फेटेज और विभिन्न प्रकार के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में ये एक्टिवेटर के रूप में भी काम करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के संश्लेषण में मोलिब्डेनम प्रयुक्त होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी अपनी भूमिका निभाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान मुख्य रूप से लेग्यूम प्लांट में मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण करता है या रूट नोड्स का निर्माण करता है, और इन्हीं मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम विकसित होकर के रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य मोलिब्डेनम से संबंधित होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? नाइट्रेट रिडक्टेज का पार्ट है ये। जब पादप में, जब मृदा में मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो पादप के द्वारा उसका अवशोषण भी कम होता है। उस कम अवशोषण की स्थिति में अथवा पादप में मृदा का मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, उस स्थिति में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो न्यूनता के लक्षण होते हैं। सामान्यतः युवापन और प्रौढ़पन दोनों ही प्रभावित होती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो कौन से प्रकार के पादप है। सामान्यतः कुछ पादपों में केवल युवापन या यंग लीफ ही प्रभावित होती है,
जबकि कुछ ही पौधों के अंतर्गत ब्रॉड लीफ भी सामान्य रूप से प्रभावित होती है। प्रभावित पर्ण में हल्का पीला रंग उत्पन्न होता है जो मूल रूप से क्लोरोसिस के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पर्ण में पाए जाने वाले उत्तक भी विघटित होना प्रारंभ हो जाता है। तो मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हुआ? पर्ण। इसके अतिरिक्त यदि टमाटर के अंतर्गत मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, उस स्थिति में उसकी पर्ण पर चितकबरे धब्बे विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि यदि इस प्रकार की तत्व की कमी से प्रभावित होता है तो उसमें सामान्य रूप से दानों का निर्माण होता ही नहीं है। इस तत्व की कमी के कारण मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग विकसित होते हैं। एक रोग कहलाता है लेग्यूम का द्रव्यदाह रोग, स्केल डिजीज ऑफ लेग्यूम, और सेकेंड रोग होता है उसको नाम देते हैं ब्रेसिका व्हीपटेल डिजीज। इस प्रकार के रोगों में होता क्या है? ब्रेसिका व्हीपटेल डिजीज के अंतर्गत पर्ण के मध्य शिराओं के नज़दीक एक पारभासी क्षेत्र विकसित होता है। पारभासी का मतलब होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्षेत्र विकसित हो जाता है और इसी के साथ पर्ण के किनारे ऊपर की ओर मुड़ करके जर्जर हो जाता है। कई बार वृद्धन बिंदु, वृद्धिशील बिंदु जो विद्युतीय क्षेत्र के पास में होता है, विघटित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वर्धन बिंदु की मृत्यु हो जाती है, फलस्वरूप ग्रोथ होना बंद हो जाती है। इससे पहले ही कि वर्धन बिंदु नष्ट हो जाए, पर्ण की आकार की लंबाई बढ़ जाती है और पर्ण अतिवृद्धि कर घोड़े की पूंछ के समान हो जाता है, इसलिए उसको नाम देते हैं व्हीपटेल रोग। कौन प्रभावित होता है? सामान्य तौर पर ब्रेसिका प्रकार, ब्रेसिकेसी कुल के प्लांट। दूसरा है लेग्यूम का द्रव्यदाह रोग या स्केल डिजीज ऑफ लेग्यूम। इस रोग के अंतर्गत पत्तियों में पीलापन, मुरझाना और किनारों का मुड़ना व झुलसना इत्यादि प्रकार के रोग होते हैं। मोलिब्डेनम की कमी होने पर मृदा में विशेष उपचार किया जाता है सोडियम और अमोनियम मोलिब्डेट से। इस प्रकार के उपचार में क्या करेंगे कि 0.5 से लगा करके 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 0.5 से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से सोडियम या अमोनियम मोलिब्डेट का छिड़काव किया जाता है। पहली स्थिति मृदा उपचार किया जाए बुआई से पूर्व, या फिर फसल विकसित हो जाती है तो उसके बाद में हम सामान्य तौर पर भुरकाव विधि के द्वारा इस यौगिक का भुरकाव नहीं कर सकते, बिखेर नहीं सकते। तो उस स्थिति में 0.5 से 0.02% सोडियम या मोलिब्डेट का विलियन, जो जल में निश्चित मात्रा में घोलकर बनाया जाता है, इस विलियन का स्प्रे करने पर पर्ण के द्वारा मोलिब्डेट को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पादप में मोलिब्डेनम की कमी पूर्ण हो जाती है। मोलिब्डेनम के बाद में हम दूसरा तत्व आज पढ़े क्लोरीन को। क्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जो ऋणायन के रूप में पाया जाता है, बाकी सभी धनायन के रूप में पाए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। आज के टॉपिक का सेकेंड एलिमेंट है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन का सोर्स मुख्य रूप से मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्लोराइड हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि प्रकार के। और ये क्लोराइड आयन के रूप में ही पादपों में अवशोषित होता है। पादपों में इसके कार्य, पहला कार्य है जल का प्रकाशिक अपघटन। क्या होता है ये? फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले होने वाली रिएक्शन होती है।
इसके अंतर्गत PS सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड में जल जब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है तो किसका निर्माण करता है? प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के विकिरण केंद्र के द्वारा ग्रहण करके उसको वापस उत्सर्जित कर दिया जाता है। फोटो सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, फलस्वरूप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विकसित होते हैं और वही जाकर के आगे की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस जल का प्रकाशिक अपघटन करने के लिए दो प्रकार के तत्व मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, एक धनायन है और दूसरा और ऋणायन है। तो ऋणायन के रूप में होता है वो कौन सा है? क्लोराइड। और इसी अपघटन के फलस्वरूप तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोटॉन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन क्रिया को प्रेरित करने के लिए, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो उत्पाद बनता है उसको नाम देता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन पर्ण के द्वारा वायुमंडल के अंतर्गत मुक्त कर दी जाती है। तो हम जल के प्रकाश अपघटन के साथ साथ में ऑक्सीजन की विमुक्तिकरण की प्रक्रिया को भी क्लोराइड के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरिलीकरण की क्रिया को प्रेरित करने के लिए भी क्लोराइड धनायन के साथ में कई एंजाइम में प्रयुक्त होता है। पादपों में और विशेष तौर पर जड़ और पर्ण में, रूट और लीफ में सेल डिवीजन को प्रेरित करने के लिए क्लोराइड जिम्मेदार होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पार्ट में, रूट में और लीफ में सेल डिवीजन क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में प्रेरित होता है। तंबाकू में मुख्य रूप से किस में आ रहा है ये? तंबाकू में क्लोराइड की उपस्थिति से कोशिकाओं में जल की वृद्धि हो जाती है, जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो लगभग 65 से लगा करके 90% होता है। इसके अतिरिक्त पादपों में ये अन्य तत्वों के साथ में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी प्रयुक्त होता है। हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षण। पादप में क्लोराइड का अवशोषण आवश्यकता से अधिक होता है, इसलिए ये अतिरिक्त क्लोराइड को लगातार विमुक्त होने वाली पर्ण के साथ साथ में इसका बहिर्गमन करता रहता है। तो आवश्यकता से अधिक क्लोराइड पादप कोशिका में पाए जाने के कारण कभी भी इसकी न्यूनता से संबंधित लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते या दिखाई नहीं देते, दोनों चीज़ होती है। लेकिन फिर भी मृदा के अंतर्गत क्लोराइड की अचानक अत्यधिक कमी हो जाए, उस स्थिति में सबसे पहले पादप में संचित क्लोराइड का उपयोग होगा और उसके बाद में फिर कमी होती है तो पादप में लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में जो करैक्टर विकसित होगा कौन सा हुआ? पर्ण वृद्धि कम होती है, पहला भाग। ऐसी पत्तियां सामान्य तौर पर मुरझाई हुई अवस्था में पाई जाती है और इनमें क्लोरोसिस पाए जाने के कारण इनका रंग हरे रंग होता है, वो धीरे धीरे विरंजन होकर के अन्य रंग में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होती क्या होगा? कौन सा? हरिमाइनता या क्लोरोसिस के कारण पत्तियों पर ब्रांचिंग या कांस्यन धब्बे उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार के धब्बे क्या है? कांस्य के समान धब्बे। क्लोराइड की कमी की स्थिति में मूल का शीर्ष भाग मोटा हो जाता है। शीर्ष भाग मोटे हो जाने के कारण इसकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात मूल की वृद्धि कम होती है। तो पादपों में क्लोराइड किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं? जो इम्पोर्टेंट एक कार्य के संदर्भ में यदि पढ़ें तो कौन सा है? कि पादपों में जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए क्लोराइड की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है, जैसे निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, स्ट्रांसियम इत्यादि प्रकार के। तो जो पहला तत्व है अन्य तत्वों के संदर्भ में वो है निकल। निकल जिसे Na से लिखा जाता है। पादपों में ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो यूरिएज का घटक है। यूरिएज
पादपों में निर्मित होने वाली यूरिया का अपघटन करके अमोनियम का निर्माण कर देती हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, और वही अमोनिया वापस पादपों में अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन के यौगिक में या नाइट्रोजन के उपापचय के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो एक तरह से यूरिएज पादप में निर्मित होने वाले विषाक्त पदार्थ यूरिया के अपघटन के द्वारा नाइट्रोजन का पुनर्चक्रण करता रहता है। इसके अतिरिक्त ये नाइट्रोजन के उपापचय में वहाँ प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा तत्व है, इसको कोबाल्ट कहते हैं। कोबाल्ट जैसा कि जानते हैं विटामिन B12 का इम्पोर्टेंट घटक है, इसलिए विटामिन B12 का संश्लेषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के सक्रियक, नाइट्रोजन यौगिकीकरण तंत्र की सक्रियता को बनाए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। अन्य तत्वों में सोडियम भी आता है। सोडियम समुद्री शैवालों की वृद्धि और उच्च वर्गीय पादप, तो दो प्रकार के पादप आ जाएंगे, समुद्री शैवाल जो निम्न वर्गीय पादपों की श्रेणी में आते हैं और लवणोद्भिद जो उच्च वर्गीय पादपों में आते हैं। तो सामान्य रूप से ये उच्च वर्गीय पादप और निम्न वर्गीय पादपों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ऐसा देखा गया है कि सोडियम पोटेशियम को आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है और पोटेशियम द्वारा होने वाले कार्यों को सामान्य रूप से संपन्न कर सकता है। ग्लाइकोलाइसिस और C4 के अंदर प्रयुक्त होने वाले एंजाइम जैसे पाइरूवेट है या फास्फोइनोल पाइरूवेट का पुनर्निर्माण करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में कार्य करते हुए C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके सबसे पहले 4 कार्बन का एक स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। एक अन्य तत्व है सिलिकॉन। मृदा के अंतर्गत ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन के बारे में हमने कई बार पढ़ रखा है कि ये ग्रेमिनी, साइप्रेसी, यूट्रिकेसी और इक्विसिटेसी कुल का प्लांट है, उसको इक्विसिटम के एग्जाम्पल के रूप में हमने टेडोफाइट्स के अंतर्गत पढ़ा था। तो ग्रेमिनी, साइप्रेसी, यूट्रिकेसी और इक्विटेसी की फैमिलीज के मेंबर्स में सिलिकॉन इसकी बाह्य सतह पर स्थित रूप से पाया जाता है या इसकी भित्ति का निर्माण करने का कार्य करता है। ये सिलिकॉन का डिपोजिशन इन पादपों में एक विशेष लक्षण विकसित करता है जो कि मूल रूप से इन पादपों को विभिन्न प्रकार के एफिड्स और कवकों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। सिलिकॉन के डिपोजिशन के कारण ही इन पादपों की बाह्य सतह होती है वो पूर्ण रूप से खुरदरी हो जाती है। मृदा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने पर सामान्यतः तौर पर फास्फोरस की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन की उपस्थिति के कारण पादपों में आयरन और कॉपर से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विषाक्त प्रभाव कम हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन यदि उपस्थित हैं या सिलिकॉन की मात्रा अधिक है तो पादपों में आयरन और कॉपर के कारण अनावश्यक या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। एक अन्य तत्व और है जिसे हम वेनेडियम कहते हैं। वेनेडियम मूल रूप से सिनीडेस्मस नामक शैवाल की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त वारबर्ग ने यह देखा था कि क्लोरेला नामक शैवाल में, जिसमें वारबर्ग प्रभाव विकसित हुआ था, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए वेनेडियम आवश्यक होता है। एक अन्य तत्व विद्यार्थी होता है जो सामान्य तौर पर
सूक्ष्म तत्वों में आता है वो है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम की कमी के कारण पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है, लेकिन ये सभी पादपों में नहीं होता, बल्कि आड़ू या पीच जैसे पादपों में ही संभव होता है। और इसे छिड़काव विधि के द्वारा छिड़काव करके इस तत्व की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने गुरुमात्रिक तत्वों और सूक्ष्ममात्रिक तत्वों में विभक्त करते हुए खनिज पोषकों को, इसके अवशोषण, उसके कार्यों से, नियमितता से होने वाले रोग और मृदा में जिसकी कमी हो जाती है तो उसको कैसे सुधार किया जाता है के बारे में पढ़ा है। हमने कौन कौन से तत्व पढ़े? गुरुमात्रिक तत्वों के रूप में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये पौधों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, इसलिए इनको क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। के अतिरिक्त मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। सूक्ष्ममात्रिक तत्वों के रूप में जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड, निकल, कोबाल्ट, सोडियम और सिलिकॉन इत्यादि को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन खनिज तत्वों का पादपों के द्वारा कैसे अवशोषण किया जाता है। तो मिनरल अपटेक इन प्लांट्स नामक टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पादप खनिज पोषकों का अवशोषण करते हैं। नमस्कार।